स्टार्ट रिकॉर्डिंग और फिर रहते हैं पीपीटी पे। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है एनके। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पे शिक्षा शास्त्र से जुड़ा कंटेंट अपडेट होता रहता है। तो हम लोगों ने फिलोसफी पढ़ना शुरू किया था, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। खैर सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके साथ एक टाइटल और जुड़ जाता है कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या फिलोसफी रख दिया जाता है, क्योंकि साथ में उनको थोड़ा सा समाज शास्त्र पढ़ना होता है, जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। पर ये फाउंडेशन इसलिए डाल रखा है क्योंकि जो बीएड या एमए एमएड के बच्चे होते हैं तो उनके लिए सोशियोलॉजी अलग हो जाता है प्रॉपर। तो जैसे यहाँ पे आप पढ़ते हैं फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, तो वैसे ही उनका एक पेपर और हो जाता है कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। चलिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम 3 फिलोसफी कवर कर चुके हैं, जिसमें से आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। अब उसी सीरीज में ये चौथी फिलोसफी है हमारी, प्रैग्मेटिज्म, जिसको हम प्रयोजनवाद भी कहते हैं। और अगर आप जो भी बुक पढ़ेंगे तो इसके कई नाम आपको मिलेंगे। सबसे ज्यादा इसके नामों में मत कंफ्यूजन। जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो जैसे इसमें आपको लिख जाएगा कि अर्थ क्रियावाद, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में इसके लिए प्राग्मेटिज्म शब्द ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप इसके लिए हलानुमेय एक वर्ड मिलेगा, हलानुमेयवाद। तो इंग्लिश भी इसके लिए प्राग्मेटिज्म ही लिखा आएगा आप एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब जैसे कि अभी तक 3 फिलोसफी जो हम पढ़ते आए हैं उसमें क्या था कि एक मूल्यों को मान रहा था, एक मैटर को मान रहा था, एक नेचर को मान रहा था। तो ये इन तीनों से अलग चली जाती है, न मूल्य पे आती है, न मैटर पे आती है, ठीक है, न प्रकृति पे आती है। इसका ये मानना है कि ये जो यूनिवर्स है वो अभी क्या है ना, प्रोसेस में है, यानी वो अभी निर्माण की अवस्था में है। इनका ये मानना है कि अभी यूनिवर्स या जो भी चीज है वो सॉरी निर्माण की अवस्था में। इसीलिए क्या होता है कि इनके यहाँ जो सत्य या ज्ञान ये की जो भी चीजें चेक करते हैं तो ये पूर्व निर्धारित नहीं मानते किसी चीज को। इसीलिए आप देखो ये लाइन है कि कोई भी विचारित सिद्धांत तभी इनके यहाँ सत्य माना जाता है जब वो व्यवहार में उपयोगी और सफल सिद्ध हो। और अगर बात करें ये दर्शन शुरुआत कहाँ से होती है, तो 18वीं शताब्दी में इसको सबसे पहले नाम दिया था चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। उसके साथ में हम लोग इनको सीपी पियर्स भी बोलते हैं। और उसके बाद जो इसको थोड़ा फेमस किया विलियम जेम्स ने, और जो सबसे ज्यादा फेमस किया जॉन डीवी ने। तो इसीलिए इस दर्शन के जो हम फाउंडर मानते हैं वो जॉन डीवी को लेके चलते हैं। अब अगर ये वही लाइन वहां से हटा के थोड़ा सा रखा गया है कि सीधी सी बात है कि इस फिलोसफी का इन सिंपल वे में कहा जाए कि कोई भी चीज, चाहे वो थॉट हो, आपकी थ्योरी हो, कोई नॉलेज हो, वो तभी उस चीज को सत्य मानेगा जब वो, सीधी सी बात है कि वो क्या हो, उसके व्यवहार में उपयोगी हो, सक्सेसफुल हो। सीधी सी बात है। अगर परिणाम नहीं मिल रहा है, व्यवहारिक रूप से वो सही नहीं है, तो प्रयोजनवाद क्या करता है कि उस हर चीज को नकार देगा, तुरंत मना कर देगा। जैसे हम पूर्व निर्धारित सत्य मानते चले जाते हैं ना, कि जैसे एक हम आदर्शवाद की लाइन लेते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। ये यहाँ पे अगर उसके लिए यूजफुल नहीं होगा तो वो तुरंत रिजेक्ट कर देगा, कह देगा नहीं, मेरे व्यवहार में तो नहीं है। अगर इनसे और आसान शब्दों में कहा जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि 2 और 2 4 होता है, ये उसको चेक करेगा। भले हम देख रहे हैं कि 2 और 2 4 होता है जोड़ने पे, पर ये खुद प्रैक्टिकल करेगा और उसके व्यवहार में आया तभी वो मानेगा कि ये सही है। अब अगर इसका हम थोड़ा अर्थ देख लेते हैं तो प्राइग्मेटिज्म शब्द जो है, ग्रीक शब्द क्या होता है, प्रैग्मा से बना है, जिसका क्या होता है कि कार्य या क्रिया या किया गया कार्य या एक्शन लिया जाता है। इसीलिए जो ये फिलोसफी है इसमें कार्य हो गया, वर्क हो गया, अनुभव हो गया, एक्सपेरिमेंट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। और यही कारण है कि सीधे कहते हैं कि सत्य वही है, ट्रुथ वही है जो आपके बिहेवियर लाइफ में यूजफुल हो, आपको सक्सेसफुल बनाए। अगर ऐसा नहीं है तो वो हर चीज को नकार देगा। सिंपल से इसकी मीनिंग यही आती है, इससे ज्यादा मत लिखना। हाँ, कोटेशंस अपनी याद कर लेना, जो इनकी परिभाषाएं होती हैं वो मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि वो बुक की रटी रटाई चीज है, तो वो आप देख लेना परिभाषाएं अपने हिसाब से। अब देखो, पहले ही बताया कि मुख्य विशेष रूप से जॉन डीवी ने इसे शिक्षा में लागू किया। अब अगर जो थॉट प्रोसेस है, इनको अगर मैं 2 पीपीटी स्लाइड का समराइज करूं, तो इनका ये है जो मैंने भी बताया कि सत्य स्थिर नहीं होता, बदलता रहता है। आपके लिए ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप मान रहे हैं ना, आपको झूठ बोलने में फायदा हो रहा है तो आप झूठ मानेंगे ना, सीधी सी बात है। दूसरी चीज, अनुभव और प्रयोग से ज्ञान प्राप्त होता है। इनका कहना है कि नॉलेज क्या होता है कि विदाउट एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के नहीं हो सकता। और तीसरी चीज ये थी कि शिक्षा यानी जो एजुकेशन हो वो लाइफ से रिलेटेड हो,
आपकी जिंदगी से ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो आपको एक्सपेरिमेंटल या आपके लाइफ को बढ़ावा ना दे सके। अब अगर आ जाते हैं इनकी हम तत्व मीमांसा, यहाँ प्रयोजनवाद लिख देना चाहिए था, प्रयोजनवाद की। ठीक है, तो जो यहाँ पे लास्ट लाइन थी कि संसार स्थिर नहीं बल्कि लगातार बदल रहा है, तो इसीलिए जो इनकी जो मेटाफिजिक्स आती है कि वास्तविकता को अनुभव और क्रिया के माध्यम से समझा जाता है, और इन्हीं के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा वास्तविकता को इंसान क्या करता है, समझता है। इसीलिए इस दर्शन में एक देखो मैंने, हाँ अभी रहने देते हैं, एक समराइज वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पांचों फिलोसफी, अभी एक फिलोसफी आपको और पढ़ना है अस्तित्ववाद, फिर लास्ट में एक समराइज वीडियो बना देंगे जिसमें पांचों फिलोसफी हम कवर कर देंगे एक छोटी सी क्लास में। सॉरी, छोटी सी पीपीटी होगी लेकिन क्लास थोड़ी बड़ी होगी। तो देखो इन सिंपल वे में कहा जाए कि कंक्लूजन पे आइए कि वास्तविकता कोई स्थायी वस्तु नहीं है बल्कि अनुभवों के साथ विकसित होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि संसार इनके यहाँ निर्माण की प्रक्रिया में है। और जब कोई चीज अभी बना ही नहीं है तो उसके लिए कोई चीज फिक्स कैसे हो सकती है, कोई चीज निर्धारित पहले से डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वास्तविकता इनके यहाँ कोई स्थायी ऑब्जेक्ट नहीं होती, बल्कि वो आपके एक्सपीरियंस के साथ डेवलपमेंट होती रहती है। अगर हम एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा की बात करें तो जो पीछे बताया कि सीधी सी बात है, अपने एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट पे अगर वो सही उतर रहा है तब तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं एक्सेप्ट अगर उतर रहा है तो वो ज्ञान मीमांसा बाकी ऐसे किसी भी नॉलेज को ही क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। और इनका मानना है कि नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन, यानी ज्ञान क्या है, क्रिया का परिणाम है। अगर मूल्य मीमांसा की बात की जाए तो सीधी सी बात है, जैसे कि आदर्शवाद कह रहा था कि मूल्य शाश्वत होते हैं, यथार्थवाद सामाजिक अनुशासन लेके चल रहा था, सामाजिक नियम से चल रहा था, प्रकृतिवाद प्राकृतिक मूल्यों को मान रहा था। तो यहाँ पे क्या है, फिर चीज है, क्यों, कारण सीधा सा है, क्योंकि समाज क्या है, स्थिर नहीं है, सॉरी, संसार निर्माण की अवस्था में है, वो स्थिर नहीं है, इसलिए क्या होता है कि मूल्य स्थिर नहीं होते, समाज के अनुभव के अनुसार बदलते रहते हैं, और क्या होता है कि उपयोगिता पे आधारित होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि किसी को सच बोलने में फायदा है तो वो सच लेके चल रहा है, किसी को झूठ बोलने में फायदा है तो वो झूठ ही बोलेगा ना कि यार यहाँ झूठ बोला 100 रुपया मिल गया, वहां झूठ बोला 1000 रुपया मिल गया, इससे झूठ बोला 10,000 ले लिया, तो आप क्या करेंगे, झूठ ही बोलेंगे, क्योंकि आपको उससे फायदा हो रहा है। तो इसीलिए कहता है कि मूल्य पहले से तय नहीं होते हैं, जो विचार समाज के लिए उपयोगी है वही मूल्यवान है। यानी जो चीज आपके लिए, सीधे सी बात है कि हम चूंकि यहाँ पे हम नेगेटिव में नहीं जाएंगे, लेकिन हम अगर हम पूरे सोसाइटी के हिसाब से देखेंगे, अगर कोई चीज सोसाइटी के लिए वैल्यूबल है तो उस चीज को भी एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे। अब अगर इसकी हम सॉरी यहाँ विशेषताएं नहीं रखते हैं, सिद्धांत रखते हैं, ठीक, तो इसके सिद्धांत क्या है, अनुभव पर बल देता है, यानी आपको अगर सीखना है तो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस सीखेंगे। इनके यहाँ ये है कि सत्य भी परिवर्तनशील है, यानी ट्रुथ भी चेंजेबल है। दूसरी चीज क्या है कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, और ध्यान देना कि साइंटिफिक दार्शनिक दृष्टिकोण आ जाता है कहाँ से, सॉरी दार्शनिक बोल रहा हूँ, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण आता है ये शुरुआत हो जाती है प्रकृतिवाद से, ध्यान देना, क्योंकि मैं जो सीक्वेंस पढ़ाया वहां से, जबकि प्रकृतिवाद से तो पहले आ जाता है यथार्थवाद। एक मिनट भाई, डिलीट हो जा, चलो इसको हटाते हैं, यहाँ लिखना था। तो शुरुआत यहीं से हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी साइंटिफिक अप्रोच को लेके चलते हैं। दूसरी चीज ये फोकस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे, और साथ में कि आप अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, ऐसी एजुकेशन हो। फिर ये एक चीज और लेके आते हैं, डेमोक्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, यानी शिक्षा जो अब इनके यहाँ आती है तो स्वतंत्रता, सहयोग और डेमोक्रेटिव इन्वायरमेंट को फोकस किया जाता है। अब आ जाते हैं प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांत, ठीक है, जो कि क्या है कि ये चीज एजुकेशन में एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, आपके रियल लाइफ में भी होते हैं। तो वही चीज है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ चेंज हो गया, और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी सीखना अगर इनके यहाँ है तो क्या करना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है, आपको एक्टिव रहना है, यानी आप पैसिव लर्नर बन के नहीं रह सकते कि आप निष्क्रिय हैं, ठीक है, और जो चेंज हो रहे हैं उन चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इनके यहाँ क्या है कि ये जो यूनिवर्स बन रहा है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी इनके यहाँ प्रोसेस में चल रहा है। तो जब प्रोसेस चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि चीजें चेंज होंगी, और एडॉप्टेबल चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे कहा जाता है ना कि हम लोग कहते हैं ना कि बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है। क्यों है बदलाव, क्यों नहीं आप उसी नियम या उन्हीं उसी कानूनों पर ठहरे रह जाते हैं, कारण क्या है, ये चीजें बदल रही तो सदा एक सी चीजें नहीं रह सकती हैं। और यूटिलिटी का सिद्धांत अगर हम इसको रियल लाइफ में लाते हैं या एजुकेशन में लाते हैं तो सीधी सी बात अभी एक्सप्लेन किया था
कि कोई चीज अगर आपको उपयोगी है तब तो ठीक है, नहीं है तो वो चीज यहाँ से बाहर है। अब अगर हम इनके सॉरी इनके अकॉर्डिंग अगर हम एजुकेशन के एम्स देखा जाए या शिक्षा के उद्देश्य देखा जाए, तो जो अगर ये शिक्षा देना चाहेंगे तो इनका क्या होगा कि जो आपकी एबिल आपकी रियल लाइफ है, जीवन की समस्याओं, यानी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन उनको क्या है सॉल्व करने की आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना है या एबिलिटी डेवलपमेंट करना है। साथ में चूंकि ये समाज यानी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो आपको सोशल कॉम्पिटेंस भी डेवलपमेंट की बात हो जा रही है। जैसे आगे भी साइको में जब पर्सनालिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे होता है ना कि दो पर्सनालिटी मिलेंगी आपको, एक इंट्रो और एक एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है। इंट्रोवर्ट पर्सन क्या होता है, वो अकेला होता है, वो किसी के आगे पीछे नहीं जाएगा, बस अपनी दुनिया में जी रहा है। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है, हाँ भाई कैसा है तू, और प्यारे क्या हाल है, तीन चार लोगों से पांच लोगों से वो कम्युनिकेट बड़ी इजीली कर लेता है। तो यहाँ पे इस चीज को भी इम्पोर्टेंट दिया जाता है कि अगर आप समाज में रह रहे हैं तो समाज के अकॉर्डिंग भी चीजों आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो उसकी बात की जा रही। फिर क्या होता है कि अनुभव आधारित ज्ञान देना, यानी आपको जो नॉलेज दिया जाएगा वो एक्सपीरियंसल बेस पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा रटा पास हो गए और रियल लाइफ में उसकी कोई यूटिलिटी या यूजफुलनेस नहीं है। और इसीलिए कहते हैं, जो डीवी कहते हैं कि एजुकेशन लाइफ इटसेल्फ है। सीधे कहते हैं कि शिक्षा क्या है कि स्वयं में जीवन है। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो एक सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको कोई फिक्स पाठ्यक्रम नहीं मिलता है। कारण क्या है, क्योंकि ये चीज क्या है ना, ये दर्शन क्या है, चेंज होता रहता है, प्रोसेसिंग में मानता है। इसीलिए क्या होता है कि कोई पाठ्यक्रम नहीं बनाता। ठीक है। और इनके यहाँ इसीलिए एक कोटेशन में भी यहाँ पे बता देता हूँ, दिमाग से निकल गया था, चलो याद आ गया। ये जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो रियल लाइफ से इसीलिए जोड़ के रखे गए हैं यहाँ पे, क्योंकि डीवी जी का कथन था कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे मिल जाएगा, शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते। उद्देश्य क्या होते हैं, व्यक्तियों के होते हैं। शार्ट में लिख दे रहा हूँ। यानी इनका ये था कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, जो उद्देश्य होते हैं वो आपके होते हैं, व्यक्तियों के होते हैं। इसीलिए प्रॉपर इनके यहाँ नहीं मिलेंगी कुछ चीजें आपको एक सिस्टमेटिक वे में। जैसे अभी आप पढ़ते आए हैं पाठ्यक्रम, हम बाकी फिलोसफी में आपको एक प्रॉपर सिलेबस मिला होगा कि हाँ फिजिक्स रखना है, केमिस्ट्री रखना है, या धर्म रखना है, नैतिकता विषय के रखना है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को रखना है, या साइंस के सब्जेक्ट को रखना है, पर यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ फोकस किया जाता है, बट यहाँ पे जो चीजें रखी जाती है वो रखी जाती है कि जो सब्जेक्ट करिकुलम बनाया जाए वो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड हो, लचीला हो यानी फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबिलिटी की आपके पास चॉइसेस हो, एक्सपीरियंस बेस्ड हो यानी अनुभव आधारित हो, गतिविधि आधारित हो यानी एक्टिविटी बेस्ड हो, और यूटिलिटी बेस्ड हो यानी उपयोगिता के आधारित। यानी इन पांच छह पॉइंट के अकॉर्डिंग इनके यहाँ करिकुलम बनाया जाएगा। बट करिकुलम कोई फिक्स नहीं है कि आर्ट पढ़ाया जाएगा, ह्यूमैनिटीज पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा। क्योंकि सीधा सा कारण है कि वही जो एक लाइन यहाँ पे मार्क की है, परिवर्तनशीलता को मानता है। और जाहिर सी बात है, जब ये परिवर्तनशीलता को मानेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब चीजें चेंज हो रही हैं तो बदलते परिवेश में आप कोई एक चीज कैसे फिक्स करके सिखा सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे रोल ऑफ टीचर की बात करते हैं, तो जैसे कि शिक्षक को क्या करते हैं कि एक डिक्टेटर नहीं मानते, बल्कि एक मार्गदर्शक मानते हैं, गाइड मानते हैं, सलाहकार मानते हैं। और हाँ एक चीज ये है कि जैसे कि यथार्थवाद में, रियलिज्म में आपको मिला था कि टीचर को कम से कम दो सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर दो सब्जेक्ट्स का टीचर को नॉलेज नहीं है तो वो टीचर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे वो चीजें हैं कि टीचर क्या होता है कि उसको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेजेबल तो होना चाहिए हर हाल में। और दूसरा चीज क्या है कि विज्ञान को मानने वाला हो। कुछ चीजें क्या होता है दिमाग से निकल जाता है, लेकिन पढ़ा रहता हूँ तो दिमाग में रहता है, तो यहाँ पे ऐड हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि वो बच्चे के सामने क्या करेगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि बच्चा स्वयं सीखे। यानी एक तरह से कह सकते हो कि यह दर्शन भी क्या करता है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है। ध्यान देना, पूरी फिलोसफी में सिर्फ है हमारे पास आइडियलिज्म एक दर्शन है, ठीक है, यानी आदर्शवाद है जो टीचर सेंटर है। बाकी सारी फिलोसफी आपको चाइल्ड सेंटर मिलेंगे। और सबसे ज्यादा चाइल्ड सेंटर की बात करेगा तो सिर्फ प्रकृतिवाद है, वो सीधे बच्चे को इंपॉर्टेंट देता है। लेकिन बाकी दर्शन क्या होते हैं कि चाइल्ड को इंपॉर्टेंट ज्यादा देते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो टीचर को निग्लेक्ट कर देते हैं, जैसा कि प्रकृतिवाद करता है। अब छात्र की बात की जाए तो वो एजुकेशन का सेंटर है, उसे पूरी फ्रीडम दी जाती है।
जिससे क्या करे कि वो अपने एक्सपीरियंस से सीख सके। और इसीलिए यहाँ पे जो टीचिंग मेथड्स यूज की जाते हैं भी आपको मिलेंगी, वो काफ़ी अच्छी हैं। लर्निंग बाय डूइंग जैसे क्या है, करके सीखना। प्रोजेक्ट मेथड जिसको डेवलपमेंट किया था किलपैट्रिक ने, ठीक है, इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड्स में है। फिर इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मेथड यूज किया जाता है, और डीवी ने साइंटिफिक मेथड दिया, वैज्ञानिक विधि दिया। तो इन सारी चीज़ों का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे क्या हो कि बच्चा कैसे सीख पाए लर्निंग बाय डूइंग। चाहे यूज कीजिए, चाहे प्रोजेक्टिव मेथड यूज करिए, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करिए, चाहे साइंटिफिक मेथड यूज करिए। हाँ, अब इन पे अगर मैं प्रॉपर बनाऊंगा तो प्रोजेक्ट मेथड पे एक अलग वीडियो बन जाएगी, क्योंकि इसके भी स्टेप हैं, साइंटिफिक मेथड के भी स्टेप्स हैं, सॉरी। लेकिन यहाँ वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास में फुल लेंदी हो जाएगी। आपको जानना है, और आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको वहां से मिल जाएगी, बस उसके स्टेप्स याद कर लीजिए। कि आपकी जैसे एक सिंपल वे में बता देते हैं। जैसे अगर हम आप साइंटिफिक मेथड की बात करें, तो आपके पास प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम की क्या होती है कि हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है, फिर सैंपल करना पड़ता है, फिर डेटा कलेक्शन या एनालिसिस करके रिजल्ट पे यानी फाइनल फाइंडिंग पे पहुंचते हैं। ये 5 स्टेप होते हैं। तो आप कोई भी बुक पढ़िएगा, एजुकेशनल फिलोसफी पढ़िएगा, उसमें आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। चलिए, अब विद्यालय की बात करा जाए, तो विद्यालय क्या होता है कि डीवी कहता है कि जो विद्यालय वो समाज का लघु रूप है, वह एक प्रयोगशाला है जहाँ बच्चा क्या अपने सामाजिक एक्सपीरियंस लेने आएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये कोटेशन भी याद रख लेना, एग्जाम में लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। डीवी सीधे कहता है कि जो स्कूल्स हैं वो सोसाइटी के एक शॉर्ट फॉर्म या कह सकते हो कि मिनिएचर फॉर्म है, और वहाँ पे वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो बच्चे को एक सोसाइटी में मिलती है। तो इसलिए क्या होता है कि यह एज अ एक्सपेरिमेंटल या कह सकते हो कि लैब की तरह लेता है, जहाँ पे सोशल एक्सपीरियंस बच्चा पा पाए। अगर हम अनुशासन की बात करते हैं, डिसिप्लिन की, तो क्या करता है कि सोशल डिसिप्लिन पे जोर देता है, और जो मानता है कि बच्चे अगर ग्रुप वर्क या टीम वर्क करते हैं तो कोऑपरेशन से उनके अंदर ये डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये किसी भी कह सकते हो कि जो बाहरी दंड के खिलाफ करते हैं, सॉरी खिलाफ हैं, कि ऐसे कोई भी दंड हम बच्चे को नहीं देंगे। अब अगर हम इसके थोड़े एडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो प्रगतिशील सोच है, यानी कह सकते हो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। क्या करता है कि ये जो हमारी ट्रेडिशनल या कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, उनको हटा के वो क्या करता है कि मॉडर्न डेज पे आपको ले जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में है क्योंकि ये क्या करता है कि बच्चों को क्या होता है कि वास्तविक समस्याओं को सॉल्व करना सिखाता है। बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा लर्नर है या बच्चा है, तो उसके क्या होता है, जो इंटरेस्ट है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड है, उन चीज को समझता है और उनको भी मौका देता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है, जहाँ पे आपको कोऑपरेशन हो गया, टॉलरेंस हो गया, और सोशल स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। पर अगर हम इसको थोड़ा निगेटिव पॉइंट देख लेते हैं, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो शाश्वत मूल्यों का अभाव है। जैसे कि आदर्शवाद में सत्यम शिवम सुंदरम मिल जाता है, प्रकृतिवाद में क्या होता है, प्राकृतिक मूल्यों की बात की जाती है। और इनके यहाँ ये चीज लैक क्यों है या क्यों नहीं, उसका कारण है कि वो मानते हैं कि भाई हमारा संसार क्या है, अभी बना नहीं है, वो हर समय बदल रहा है। और जब कोई चीज बदलती है तो ऑब्वियस सी बात, वो हर चीज लेके नहीं चल पाए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि कोई स्थायी नैतिक यानी एक परमानेंट मोरल वैल्यूज नहीं बन पाती इनके यहाँ। दूसरी चीज, ये सबसे ज्यादा फोकस करते हैं क्या है, प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। तो हिस्ट्री और अपने ट्रेडिशंस पे एक तरह से क्या कह सकते हैं कि छोड़ देते हैं, ये आपको वो जानना चाहिए। आध्यात्मिक पक्ष को पूरी तरह से नकार देता है, जबकि ये हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिक पक्ष को ग्रो करना कितना जरूरी है। और तीसरी, सॉरी, एक पॉइंट और है कि ये काफी महंगा भी पड़ जाता है, कि अगर हम प्रोजेक्टिव मेथड या प्रयोगशाला या एक्सपेरिमेंटल लैब यूज करते हैं तो काफी कॉस्टली हो जाता है ना भाई। अगर आप लैब बनाते हो, हर विद्यालय में कितने लैब होते हैं, मुश्किल से एक दो लोग लैब होते हैं। हर एजुकेशन क्यों प्रॉपर साइंस को स्ट्रीम लेके क्यों नहीं चल पाता, क्योंकि महंगा पड़ जाता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी कह सकते हो कि ये खर्चा बढ़ा देता है, कॉस्ट आ जाती है ज़्यादा। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेज है। बाकी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा, तो आप उसको लिख सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी आप पढ़ेंगे तो और भी मिलेंगे। ऐसा नहीं बस यही 4 तो गुण या 4 दोष हैं इसके। अच्छा, ये 2 बार ऐड हो गया, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे क्लास ओवर हुई। अब इसके बाद एक दर्शन और बचेगा आपका, जो खासकर यूजी के बच्चों के लिए है। तो यूजी के बच्चों की जो कहानी है, अस्तित्ववाद के बाद फिलोसफी उनकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद उनको नहीं पढ़ना है कोई फिलोसफी।
लेकिन अगर जो बच्चे बीएड के हैं या एमए एमएड के हैं तो उनके लिए एक दर्शन और बचेगा, मानवतावाद, मानवतावादी दर्शन, या कहीं कहीं कुछ लोगों के पास होगा मार्क्सवाद। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ऐड कर दूं। और इसके बाद जो इसका सोशियोलॉजिकल हिस्सा है, जिसमें से आपके कल्चर हो गया, सोशियोलॉजी है क्या वो, ठीक है, कल्चर का इफेक्ट क्या पड़ता है, और डायनेमिक्स हो गए, मोबिलिटी हो गई, बस इतने 4-5 टॉपिक पढ़ना है, तो जो कि मुश्किल से 4 या 5 दिन में ही कवर हो जाएगा। तो जितने लोग भी देख रहे हो यार, सपोर्ट कर दो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, आपको पीपीटी भी मिल जाता है, पीडीएफ भी मिल जाता है, और वो भी पूरा प्रिपेयर, सॉरी, अच्छे फॉर्म में मिल जाता है कि कोई टॉपिक छूटता नहीं। तो मैं बता भी चुका हूँ कि जब भी अगर मेरी ही नहीं, अगर किसी और की भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, अगर वो पॉइंट नहीं है फिलोसफी में, जो ये भी क्लास करंट में चल रही है, तो वो क्लास कभी मत देखना, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो चैनल को जरूर यार लाइक सब्सक्राइब करो। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, बस थोड़ा सा, तो मैं भी बढ़ जाऊंगा, आप लोग बढ़ ही रहे हैं। और आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और ये क्लास यहीं पे हम रैप अप करते हैं। भाई हो जा, चला गया।